नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच बात बनते बनते बिगड़ती दिखाई दे रही है और यही कारण है कि 24 घंटे में समझौते की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को कुछ समय लेना चाहिए। अब हॉर्मूज कब खुलेगा इस पर सवाल बने हुए हैं क्योंकि अमेरिका पर ईरान भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी मीडिया ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे को झूठा बता दिया जिसमें ट्रंप 24 घंटे में हॉर्मूज संकट का हल होने की बात कह रहे थे। डील के जिस ड्राफ्ट पर सहमति की बात कही जा रही थी वो भी अब सवालों में आ गई है, जिसके बाद ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमकी दे रहे हैं और ईरान की तरफ से भी ट्रंप की धमकी का जवाब दिया जा रहा है, जिसके चलते अमेरिका और ईरान में डील टली इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है। और अब कहा तो यह भी जा रहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट जल्दी नहीं खुलने वाला है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हज यात्रा 2026 की हुई शुरुआत, लाखों श्रद्धालु पहुंचे मक्का। यात्रा पर दिखा ईरान जंग का असर, सऊदी सरकार ने की मक्का और मदीना की किलेबंदी। यूक्रेन पर रूस का खौफनाक हमला, दागी विनाशकारी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, दहल उठी राजधानी कीव, यूक्रेन के सपोर्ट में आया यूरोप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना के खिलाफ बीएलए का अभियान, पहले जाफर एक्सप्रेस और अब क्वेटा शटल ट्रेन को बनाया निशाना। 82 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत जबकि 121 घायल। और चलते चलते में देखेंगे कैसे नॉर्थ कोरिया ने दिन दहाड़े चुरा ली स्वीडन की 1000 वोल्वो कारें। आज तक जारी है रिश्तों में खटास। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश ने भारत को दिया झटका, पहली बार ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा पाकिस्तान। इससे पहले दिल्ली ने सैकड़ों बांग्लादेशी अधिकारियों को दी है ट्रेनिंग। भारत की मेजबानी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, दिल्ली पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग। बैठक में समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा राहत जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। दलाई लामा के अगले अवतार पर भड़का चीन, भारत को बीच में न आने की दी चेतावनी, कहा यह अंदरूनी मामला। पाकिस्तान में चीनी मजदूरों को मिलेगी कमांडो सुरक्षा, हर वक्त साथ रहेंगे बंदूकधारी जवान। चीनी इंजीनियरों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए नई वापडा सिक्योरिटी फोर्स बना रही है पाकिस्तान सरकार। तो अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या जंग, इस पर सस्पेंस अब तक बना हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी बात से बार बार पलट जाते हैं, उसके बाद उन पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ ट्रंप का बयान आता है कि ईरान के साथ डील होने वाली है, ईरान हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया है, बहुत जल्दी हॉर्मूज खुलने वाला है, और इसकी कुछ ही देर बाद उनकी ही तरफ से कुछ और संकेत भी देने शुरू कर दिए जाते हैं। अब जब ईरान के साथ डील होती हुई दिखाई दे रही है, तभी ट्रंप ने एक फोटो शेयर की। इस फोटो में एक लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है जिसके नीचे एक बड़ा बम बंधा हुआ है। इस बम के ऊपर एक सीधा संदेश लिखा है कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। इस तस्वीर के सहारे ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं कि डील नहीं करने पर ईरान पर बम गिराए जाएंगे, लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को जवाब देने में कोई देरी नहीं की। ईरानी नेता इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप को टैग करते हुए लिखा कि यू आर वेलकम। अजीजी ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें पूरी तरह तबाह और जल चुका सैन्य मलबा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने भी ट्रंप को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमला करने और फारस की खाड़ी में घुसने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले आपको दर्दनाक जवाब का सामना करना पड़ेगा। रजाई ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तब ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला कर सकता है, लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो कूटनीति के जरिए विवाद को हल करने के लिए भी तैयार है। अमेरिका के साथ उनकी बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और जो समस्या है वो अमेरिका की तरफ से है। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार कायहान ने लिखा है कि ईरान किसी दबाव में नहीं झुकेगा। अखबार की मेन हेडलाइन है कि कोई भी समझौता सिर्फ तभी मंजूर है जब उसमें सुप्रीम लीडर की शर्तों का पूरी तरह सम्मान किया जाए। अखबार में उन शर्तों का भी जिक्र किया गया है जिसे मानने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो सकता है। इन शर्तों में
ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी अब तक की सभी परमाणु उपलब्धियों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। जंग में ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को पूरी तरह बाहर निकाले। युद्ध बंदी सभी मोर्चे पर की जाएगी, जिसमें लेबनान भी शामिल है। यानी ईरान अभी भी अपनी रुख पर कायम है। इसके साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया कि समझौते के शुरुआत में ही उसकी फ्रीज्ड संपत्तियों को भी वापस करना पड़ेगा। तस्नीम न्यूज एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि जब तक अमेरिका समझौते के शुरुआती चरण में ही ईरान की कुछ ब्लॉक की गई संपत्तियों को जारी करने पर सहमत नहीं होता, तब तक किसी अंतिम समझौते की संभावना नहीं है। ईरान का मानना है कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान कई बार अपना रुख बदला है और पहले बनी सहमतियों के बावजूद मुख्य शर्तों पर अड़चन पैदा की है। ईरान ने अपना संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि ट्रंप की तरफ से समझौते को लेकर कुछ भी दावे किए जा रहे हों, लेकिन ईरान का अमेरिका के साथ पुराना अनुभव कहता है कि हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई कागजी समझौता होता भी है, तब भी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक हमारी शर्तें पूरी होती दिखाई ना दे। यानी ट्रंप जिस समझौते की बात कह रहे हैं, उस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने भी कहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और कई बड़े मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार अपनी बातों से पलटी मार रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि समझौते के बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, फिर बाद में कहा कि बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, और इसके बाद बोले कि ईरान के साथ समझौता तभी होगा जब वो अच्छा और सही होगा। यानी समझौते को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और यही कारण है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जल्दी खुलने के ट्रंप के दावे पर भी सवाल बने हुए हैं। वैसे यूरोपीय देशों की तरफ से यह जरूर कहा गया कि अगर हॉर्मुज पर समझौता हो जाता है, तब वो हॉर्मुज में बिछी माइंस को हटाने के लिए अपने जहाज भेजने को तैयार है। इंतजार बस समझौते का है और समझौता होना फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे हज यात्रा पर पश्चिम एशिया तनाव के असर की। तो 2026 की हज यात्रा शुरू हो गई है। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन इस बार की ये यात्रा हर बार की तरह नहीं है, बल्कि इस बार हज में काफी सख्ती बरती जा रही है। ईरान युद्ध के चलते इस बार की ये यात्रा पश्चिम एशिया में बने अनिश्चितता के माहौल में हो रही है। ईरान जंग के दौरान सऊदी अरब में भी हमले हुए थे और अब भी ये खतरा पूरी तरह टला नहीं है। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हज का हवाला देते हुए ही ईरान पर अभी हमले रोकने की मांग की थी, लेकिन अब भी उन्हें ट्रंप पर भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि इस बार सऊदी अरब ने हाजियों के लिए मक्का और मदीना में सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। काबा समेत देश भर के पवित्र स्थलों को एयर डिफेंस, विशेष सैन्य यूनिट और आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों की तैनाती के जरिए कवर किया गया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हज सीजन की तैयारियां व्यापक ऑपरेशनल योजना के तहत की गई हैं। इसमें सैन्य, नागरिक और चिकित्सा कर्मियों को शामिल किया गया है। विशेष सैन्य पुलिस और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु रक्षा इकाइयों की तैनाती भी की गई है। इस ऑपरेशन को उन सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों की मदद के लिए तैयार किया गया है जो हज की सुरक्षा करने और इस धार्मिक यात्रा का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। एयर डिफेंस फोर्स को सालाना हज के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। हज की निगरानी के लिए ड्रोन, विशेष प्रतिक्रिया इकाइयों और डिजिटल समन्वय प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया गया है। मक्का, मदीना और दूसरे उन शहरों के पवित्र स्थलों को निशाना बनाने वाले किसी भी हवाई खतरे को रोकने की पूरी तैयारी की गई है, जहां हज के दौरान तीर्थयात्री अनुष्ठान के लिए जाते हैं। यानी मक्का और मदीना की एक तरह से किलेबंदी ही कर दी गई है। गौरतलब है कि इस साल का हज 25 मई से 29 मई तक चलेगा। इसके लिए दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा मुसलमान सऊदी अरब पहुंचे हैं। भारत से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हज यात्रा पर पहुंचे हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर और अन्य बड़े शहरों से विशेष हज फ्लाइट संचालित की गई। अब बात करें कि यह यात्रा आखिर इतनी अहम क्यों मानी जाती है, तो इस्लाम में हज को 5 स्तंभों में शामिल किया गया है। हर उस मुसलमान पर जीवन में कम से कम एक बार हज करना फर्ज माना गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। हज का संबंध पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा और पैगंबर इस्माइल की कुर्बानी और सब्र से जुड़ा माना जाता है। इस यात्रा का हर पड़ाव त्याग, भरोसे और अल्लाह के प्रति समर्पण की कहानी सुनाता है।
इसका सबसे बड़ा संदेश है समानता। यहां राजा और मजदूर, अरब और गैर अरब, अमीर और गरीब सभी एक जैसे सफेद एहराम में नजर आते हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गैदरिंग भी कहा जाता है। हज का केंद्र मक्का की भव्य मस्जिद अल हरम में स्थित काबा है, लेकिन हज के पहले दिन श्रद्धालु मक्का से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित मीना पहुंचते हैं। मीना को सिटी ऑफ टेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहां लाखों लोगों के लिए सफेद टेंट लगाए जाते हैं। यह बताता है कि ये यात्रा क्यों दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्राओं में शामिल है। लेकिन इस बार इबादत के सफर को लेकर भी कई चिंताएं साफ दिखाई दे रही हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे यूक्रेन पर रूस के अब तक के सबसे बड़े हमले की। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी है, जिससे शहर में दहशत फैल गई। पूरा शहर धमाकों की आवाज से दहल उठा है। जगह जगह धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूस ने इस हमले में करीब 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी। इनमें हवा, जमीन और समुद्र से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें शामिल थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में उसने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक अरशनिक का इस्तेमाल किया है, जिस पर यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप भड़क गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुर्भाग्य से सभी बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं रोकी जा सकी। सबसे ज्यादा नुकसान कीव को हुआ और यही इस रूसी हमले का मुख्य निशाना था। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि इस हमले में रूस ने अपनी हाइपरसोनिक अरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। मिसाइल मध्य यूक्रेन के बिलात्सिरका शहर के पास गिरी। वो सचमुच पागल हो गए हैं। ये बेहद जरूरी है कि रूस को इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। अमेरिका, यूरोप और बाकी देशों को फैसले लेने होंगे, ताकि मॉस्को में बैठे बूढ़े व्यक्ति पर इतना दबाव बने कि उन्हें आखिरकार युद्ध रोकने और शांति की बात करनी पड़े। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने बताया कि मिसाइल में डमी वॉरहेड लगाया गया था। गौरतलब है कि अरेशनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा यानी मैक 10 की रफ्तार से लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। ये जमीन के नीचे बने बंकरों को 3, 4 या उससे ज्यादा मंजिलों की गहराई तक नष्ट करने में सक्षम है। रूस ने अब तक ये तीसरी बार इस मिसाइल का हमला किया है। पहली बार इसका इस्तेमाल 21 नवंबर 2024 को किया था। उस वक्त इस मिसाइल से यूक्रेन के द्निप्रो शहर में स्थित पिवदेनमाश एरोस्पेस प्लांट पर हमला किया गया था। और अब तीसरी बार यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पहले ही इसकी आशंका जताई थी। रूस के इस हमले के विरोध में यूरोपीय संघ के विदेश मामलों की प्रमुख काजा कल्लास ने एक्स पर पोस्ट किया कि मॉस्को की तरफ से कथित तौर पर अरेशनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन की गई प्रणालियां एक राजनीतिक डराने की रणनीति और लापरवाह परमाणु खतरे की तरफ बढ़ने की कोशिश है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रूस के रात भर चले हमले की निंदा करते हुए कहा कि अरेशनिक का इस्तेमाल रूस के आक्रामक युद्ध में बढ़ोतरी का संकेत देता है। जबकि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि रूस की तरफ से अरेशनिक का इस्तेमाल करना एक लापरवाही भरा कदम है। जर्मनी यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। खासतौर पर यूक्रेन के लोगों के लिए अब वहां रहना बहुत जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय लोग अपना दर्द बयां करते हुए ये कह रहे हैं कि अब ये शहर रहने लायक नहीं रह गया। यानी रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम अब बेहद जरूरी हो गया है, नहीं तो ये जंग कभी भी परमाणु जंग का भी रूप ले सकती है। रूस के ये हमले जंग के और खतरनाक होने के ही संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या ज़ेलेंस्की की अपील पर यूरोप और अमेरिका रूस को शांति के लिए मना पाएंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर दहल उठा है। बलूचिस्तान प्रांत में एक बड़ा हमला हुआ है। यह हमला क्वेटा कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके चमन फाटक के पास एक सैन्य शटल ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के जवान थे। इस हमले में सैकड़ों फौजियों की जान जाने की खबर सामने आ रही है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने एक बयान में दावा किया कि हमले में 82 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 121 अन्य घायल हुए हैं। क्वेटा कैंटोनमेंट के पास हमले की वजह से पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वहीं ट्रैक के आसपास मौजूद कई घरों और वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बीएलए ने कहा कि इस ऑपरेशन में उसके फिदायीन दस्ते और खुफिया विंग जिराब ने हिस्सा लिया। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के बाद यह हमला किया गया था।
बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका बताया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में सुरक्षा बलों ने बीएलए के कई ठिकानों पर हमला किया था, उसे नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद अब बीएलए की तरफ से इस तरह बदला लिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई बार जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया है। बता दें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस वक्त ईरान में पीस ब्रोकर बने घूम रहे थे, उसी वक्त अपने घर में एक बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी और जब तक वो ईरान से लौटे तो उनका स्वागत बड़े धमाके से किया गया। इस हमले के बाद पाकिस्तान में हालात और बिगड़ गए हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे स्वीडन में नॉर्थ कोरिया की चोरी की। तो नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे रहस्यमय देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती रहती हैं। यहाँ आम लोग और प्रेस को आजादी भी नहीं है और ना ही दुनिया के दूसरे देश उत्तर कोरिया पर भरोसा कर पाते हैं। कूटनीति ही नहीं, व्यापार को लेकर भी दुनिया भर के देश उत्तर कोरिया पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। वैसे तो चीन और रूस इसके सबसे बड़े सहयोगी और मित्र देश कहे जाते हैं, लेकिन आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि चीन उत्तर कोरिया के साथ व्यापार करता है तो पहले पैसे लेता है और बाद में सामान भेजता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? क्या इसकी वजह वहां के शासक किम जोंग उन को माना जाता है? तो चलिए आज चलते चलते में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया ने स्वीडन से कारें चुरा ली। वैसे तो यह बहुत ही अजीबोगरीब मामला है, लेकिन उतना ही मजेदार भी है। दरअसल 1974 में नॉर्थ कोरिया ने स्वीडिश कंपनियों के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किया। इसमें भारी मशीनरी, खनन उपकरण, पल्प और अन्य औद्योगिक सामग्री के साथ साथ 1000 ब्रांड न्यू वोल्वो 144 सेडान कारें शामिल थी। कुल सौदे की कीमत उस समय लगभग 600 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी करीब 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 702 करोड़ रुपए थी। वोल्वो कंपनी ने ऑर्डर मंजूर किया, कारें तैयार की और शिपमेंट भी कर दी। कारें प्योंगयांग पहुंची। नॉर्थ कोरियाई अधिकारियों ने उन्हें बिना किसी झिझक अपने फ्लीट में शामिल तक कर लिया, लेकिन मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पेमेंट को लेकर उत्तर कोरिया ने चुप्पी साध ली। स्वीडन को उम्मीद थी कि भुगतान किस्तों में होगी या कुछ समय बाद पेमेंट आ जाएगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही कोई इंस्टॉलमेंट आई, कोई बातचीत तक नहीं की। वहीं उत्तर कोरिया की खराब सड़कों और सीमित संसाधनों के लिए ये मजबूत टिकाऊ स्वीडिश कारें एकदम परफेक्ट साबित हुई। दशकों तक प्योंगयांग की सड़कों पर ये चलती दिखाई दी, लेकिन आज तक इसका पैसा नहीं दिया गया। दशकों बीत गए, ब्याज चढ़ता गया, मूल राशि अब सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि स्वीडन आज भी साल में 2 बार नॉर्थ कोरिया को पेमेंट रिमाइंडर भेजता है। हालांकि अब यह रिमाइंडर औपचारिकता ज्यादा हो गया है। राजनयिकों ने मजाक में इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी कार चोरी बताया है। यह सौदा दिन दहाड़े चोरी जैसा इसलिए लगता है क्योंकि कारें पूरी तरह कानूनी तरीके से ऑर्डर की गई, डिलीवर की गई, फिर भुगतान से इनकार कर दिया गया। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।